यहाँ पे 32 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव कर लिया है 25 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इन सब के डेटा के बारे में, रिटर्न्स के बारे में जान कर आपको समझ में आएगा कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो किस टाइप के रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेंज वैरी, किस कैटेगरी में कितना रिटर्न बना है इसके बारे में बात करेंगे। जो रेंज वैरी करता है इन रिटर्न्स का वो ऑलमोस्ट 10% से 25% तक वैरी करता है। मिनिमम 10% रिटर्न बना है और मैक्सिमम 25% रिटर्न बना है। ये सब रेगुलर प्लान्स का डेटा है, क्योंकि 25 साल पहले डायरेक्ट प्लान्स नहीं होते थे। 25 साल पहले स्मॉल कैप फंड्स भी नहीं होते थे, इक्का दुक्का मिड कैप फंड्स होते थे, फ्लेक्सी लार्ज, ईएलएसएस, यही सब फंड ज्यादा होते थे उस टाइम पे। और अगर डायरेक्ट प्लान होते तो इन सब का रिटर्न जो है वो 1-1.5% बढ़ जाता, क्योंकि पास में तो और ज्यादा एक्सपेंस रेशियो स्कीम्स चार्ज करती थी। अभी तो बहुत कम हो गया है एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं ईएलएसएस फंड की कैटेगरी का ही। तो रिटर्न ईएलएसएस में वेरी किया है 10.60% टू 23.59%। तो अगर डायरेक्ट प्लान उस टाइम से अवेलेबल होता तो ऑलमोस्ट टॉप 25 तक जाता और लीस्ट जाता वही 11.5-12% तक। यहाँ पे एसबीआई का जो ईएलएसएस फंड है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वो सबसे पुराना फंड है, 1993 में शुरू हुआ था एंड ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न इसके रेगुलर प्लान में है। नेक्स्ट हमारे पास एचडीएफसी का टैक्स सेवर ईएलएसएस प्लान है और इसका जो रिटर्न है वो 23.59% है रेगुलर प्लान में, और ये 1996 में स्टार्ट हुआ था। तो मतलब ये फंड्स 25-30 साल से इतना रिटर्न दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सुंदरम का टैक्स सेवर प्लान आ जाता है जिसने ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न दिया है। एंड टॉरस का जो टैक्स सेवर आ जाता है ईएलएसएस, उसने 12.5% का लगभग रिटर्न दिया है। दोनों 1996 में स्टार्ट हुए थे। इन सब में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला फंड एलआईसी का टैक्स सेवर था, जिसने ऑलमोस्ट 10.5% का रिटर्न दिया है। डायरेक्ट रहता तो 11.5% का रिटर्न रहता। और फ्रैंकलिन के जो ईएलएसएस फंड है उसने 21.5% का रिटर्न दिया है रेगुलर प्लान में, और आईसीआईसी के ईएलएसएस फंड ने 19.4% का रिटर्न दिया है रेगुलर प्लान में। तो ये सब जो था वो ईएलएसएस का देता था। तो ईएलएसएस में एक दो फंड्स है जिन्होंने 10-12% का रिटर्न दिया, नहीं तो ज्यादातर फंड्स का रिटर्न 17%, 18%, 20%, 23%, मतलब इसी टाइप का रिटर्न है। मतलब 15% प्लस के ही रिटर्न्स जनरेट हुए हैं लगभग फंड्स के अंदर। इक्का दुक्का फंड जिसका 11-12% का रिटर्न है, और वो भी रेगुलर प्लान में। डायरेक्ट प्लान रहता तो 1-1.5% वैसे ही बढ़ जाता। लार्ज कैप फंड की बात करते हैं तो 6 लार्ज कैप फंड है जिन्होंने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैंकलिन के लार्ज कैप फंड की, जिसका रिटर्न 19.3% का है रेगुलर प्लान के अंदर में। देन हम बात करते हैं यहाँ पे टॉरस लार्ज कैप फंड, जो कि लगभग 11% का रिटर्न है। नहीं, सबसे कम 11% नहीं है, इससे भी कम एक लार्ज कैप फंड ने रिटर्न दिया है। उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जेएम की बात कर लेते हैं। तो जेएम का रिटर्न 9.7% का है रेगुलर प्लान में, जो कि सबसे कम है। जेएम लार्ज कैप फंड सिर्फ 9.7% का सालाना रिटर्न है रेगुलर प्लान के अंदर। डायरेक्ट प्लान रहता तो लगभग 11% का रिटर्न जाता। लेकिन ये भी बात समझो कि बाकी जो एसेट क्लास में है उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है तो 10-11% का रिटर्न बनता है सालाना। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो सबसे बुरा रिटर्न बना है वो 10-11% का रिटर्न बना है सालाना पिछले 25 सालों में। ये भी आपको समझना चाहिए कि जो बाकी कैटेगरी, बाकी एसेट क्लास का बेस्ट है, वो इक्विटी एसेट क्लास का वर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एलआईसी का लार्ज कैप फंड आ जाता है और टाटा का लार्ज कैप फंड आ जाता है। एलआईसी के लार्ज कैप फंड ने 10.5% का रिटर्न दिया है और टाटा के लार्ज कैप फंड में 19.22% का रिटर्न दिया है। 19.5% का रेगुलर प्लान में, बहुत भयंकर। 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं जिन्होंने 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो टॉरस फ्लेक्सी कैप ने 10.68% का रिटर्न दिया है, और फ्रैंकलिन के फ्लेक्सी कैप फंड ने 18.32% का रिटर्न दिया है। टॉरस, जेएम, इनके जो फंड्स हैं अभी इधर तो थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न दे भी दिए, नहीं तो
काफी टाइम से इनके जो फंड्स है, टॉरस के फंड और जेएम के फंड तो काफी पुराने हैं, लेकिन रिटर्न्स इनके बढ़िया नहीं है। जैसे श्री राम के भी फंड्स है तो वो भी उतना कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन जो एएमसी है वो काफी पुरानी है। नेक्स्ट हमारे पास एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है 19% रिटर्न के साथ। इसके बाद हमारे पास आता है एलआईसी का फ्लेक्सी कैप फंड 9.88% रिटर्न के साथ। देन आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड जो कि 21.61% का रिटर्न 1998 से अभी तक कैसे दे दिया आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप फंड ने, मतलब ये तो आश्चर्यजनक बात है। 21% मतलब 21.5% का रिटर्न रेगुलर प्लान में, तो डायरेक्ट में ऑलमोस्ट मतलब 23% तक टच कर जाता, तो बहुत बढ़िया बात है। देन हमारे पास आ जाता है लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी। तो यहाँ पे टाटा लार्ज एंड मिड कैप सबसे पुराना फंड है और पहले इसका नाम इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड था, 1993 में शुरू हुआ था और 13.24% का रेगुलर प्लान में इसका CAGR है। देन SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड आ जाता है, 1993 में शुरू हुआ था, टाटा के बाद हुआ था, 15.12% का इसका रिटर्न रहा है। HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करते हैं तो 13.1% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया विजन फंड जो कि उसका लार्ज एंड मिड कैप फंड है 18.52% एंड ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड का 18.75% का रिटर्न रहा है। अब आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड में थोड़े से कम ज्यादा रिटर्न्स दिख रहे होंगे, जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से बहुत कम इसलिए है क्योंकि पहले ये जो कैटेगरीज थी वो कुछ और कैटेगरी थी, बाद में इसको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बना दी गई। देखो कैटेगराइजेशन जो हुआ है वो सही से समझो तो 2019 के बाद से हो रहा है। मतलब जो लार्ज कैप है वो सिर्फ लार्ज में इन्वेस्ट हो रहा है, मिड है मिड में इन्वेस्ट हो रहा है, स्मॉल में इन्वेस्ट हो रहा है, या जो भी फ्लेक्सी मल्टी है सब सही से कैटेगराइजेशन वर्क 2018-19 के बाद हो रहा है। तो प्रॉपर कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन वाले रिटर्न उसके बाद ही मिल रही है, बाकी उससे पहले इतना ज्यादा फॉलो नहीं होता था और इतना ज्यादा कैटेगरी को लेके रूल्स स्ट्रिक्ट भी नहीं थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिड कैप फंड। तो दो मिड कैप फंड है, फ्रैंकलिन का मिड कैप फंड फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड और निपॉन का मिड कैप फंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो फ्रैंकलिन के फंड ने 19.80% का रिटर्न दिया है और निपॉन के मिड कैप फंड ने 22.84 लगभग 23% का मिड कैप फंड का रिटर्न रेगुलर प्लान में है। ठीक है, डायरेक्ट प्लान होता तो समझ रहे हो 24% चला जाता। ये दो अच्छे फंड है, कुछ बुरे फंड भी हैं, जैसे कि टॉरस के फंड ने डिलीवर किया है टॉरस वाले ने 8.61% डिलीवर किया है, टाटा ने डिलीवर किया है 13.12% का, समझ रहे हो। तो टॉरस का मतलब हर फंड की जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है वो टॉरस ही है। देन हमारे पास आ जाता है वैल्यू फंड्स। तो HDFC के वैल्यू फंड ने 14.84% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे GM के वैल्यू फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है, 17.34% का रिटर्न GM के वैल्यू फंड ने दिया है। कॉन्ट्रा कैटेगरी से एक ही फंड निकल के आ जाती है, SBI का कॉन्ट्रा फंड 1919 में स्टार्ट हुआ था एंड 19.24% का रिटर्न तब से आज तक इसने बना के दिया है सालाना, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पे है। मल्टी कैप की कैटेगरी से, अब मल्टी कैप की कैटेगरी नहीं है लेकिन पुराने फंड थे जो कि इस कैटेगरी में शिफ्ट हो गए। तो मल्टी कैप कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है ICICI का मल्टी कैप फंड जो कि पहले टॉप 200 फंड था। क्लियर है, तो पहले सिर्फ लार्ज कैप थोड़ा बहुत मिड कैप में इन्वेस्टमेंट जाता था, अब इसका इन्वेस्टमेंट लार्ज मिड स्मॉल सब में जाता है। मल्टी कैप जब से बना है 15.50% का सालाना रिटर्न है 1994 से अभी तक का, जो कि काफी बढ़िया। स्मॉल कैप की कैटेगरी में एक ही फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका 1996 से अभी तक 12.86% का रिटर्न है। रिटर्न बहुत कम आपको दिख रहा होगा इसलिए क्योंकि ये फंड 2019 से पहले एक डेट फंड था, समझ रहे हो, बॉन्ड फंड था, डेट फंड, तो इसलिए उससे पहले 6, 7, 8 ऐसे ही डेट फंड के रिटर्न्स होते हैं। अब समझने की चीज ये है कि क्वांट का नाम इसलिए क्योंकि ये इतने दिनों तक सरवाइव कर गया, पहले डेट फंड था, उसके बाद जब क्वांट ने परचेज किया तो इसको स्मॉल कैप बना दिया। ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो मतलब 1900 टाइम में नहीं थे, मतलब 2000 से पहले नहीं थे, 2005, 4, 8, 7 यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स धीरे धीरे लॉन्च होना शुरू हुए थे। उससे पहले स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जाती थी उतनी ज्यादा। तो ये पूरा जो फंड्स लॉन्च हुए हैं उसके क्या रिटर्न्स रहे ये। अब
यहाँ से जो पुरानी एएमसी है उसमें हमें देखने को मिलता है कि मेजॉरिटी में जो फंड्स हैं वो जेएम के, एलआईसी के और टॉरस के, ये 3 एएमसी जो है जो कि काफी पुरानी दिख रही है और जो परफॉर्मेंस है काफी बुरी दिख रही है यहाँ पे। आप अपनी राय इसके बारे में दे देना कमेंट बॉक्स में। और यही चीज होती है कि अगर ओवरऑल एएमसी ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो भाई उससे दूरी बना के रहने में ही ज्यादा फायदा है। और आपको दिख रहा है कि जो बाकी एसेट क्लास का बेस्ट है वो इक्विटी का वर्स्ट है, और इक्विटी में बेस्ट मिल जाए। मान लो जो 25% हमें दिखता है, अगर आप एक बार कैलकुलेट करके देखना कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो 25 सालों तक 25% से कंपाउंड होते रह जाए तो कितना बड़ा पैसा आपके पास बन सकता है। कमेंट में बताना और इन चीजों पे अपनी राय भी देना।